बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। यह है आपका कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मंशूर अहमद। आज इस कोर्स का लेक्चर नंबर 11 है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या कुछ कवर किया। तो लास्ट लेक्चर जो था जी, उसके अंदर हमने एक तो ये सीखा कि अगर हमें किसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन पता हो तो हम उसका सेकंड सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। फिर हमने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर की टेक्निक सीखी कि हमारे पास अगर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका ऑर्डर कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो ताहम उसकी रिस्ट्रिक्शन अपनी जगह मौजूद है। मैंने ये पिछले लेक्चर में बताया भी था। कोई एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उस सब्स्टिट्यूशन के जरिए हम ऑर्डर को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन सर्टेन हालात में होती है। हर दफा या हर जगह वो सब्स्टिट्यूशन मुमकिन नहीं होती। इसके बाद हमने ये देखा जी कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। हमने एक स्पेसिफिक केस कंसीडर किया कि एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन कंसीडर की और उस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन से हमने ऑक्सिलरी या करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाई। फिर करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर उसके रूट्स पे बात की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर की जब बात करते हैं तो वो तीन तरह के रूट्स हो सकते हैं। कौन कौन से जी? कि वो रूट्स डिस्टिंक्ट हों और रियल हों, वो रूट्स रियल हों और इक्वल हों, और वो रूट्स जो हैं इमेजिनरी हो। इन तीनों केसेस में जनरल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को सॉल्व करने के मुताल्लिक है। तो देखते हैं जी कि ये हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हमें पता है कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, yc प्लस yp। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर ए नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। yc क्या होता है? कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है। बेसिकली ये होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। क्या मतलब कि हम बेसिकली ये जो नॉन जीरो टर्म है इसको पहले जीरो बनाते हैं तो ये होमोजीनियस इक्वेशन बन जाती है। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं जिसे हम yc कहते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। ये कैसे निकालते हैं, इसे हम कहते हैं yp। और ये कैसे निकालते हैं, यही आज का मेन टॉपिक है हमारा। चूंकि होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। तो देखते हैं जी कि हमारे पास कैसे ये हम काम करेंगे। Here yc is the solution associated with the homogeneous differential equation studied in the previous lecture. Here we will learn how to find the yp and the general solution is equal to yc plus yp। जो पिछली बात थी उसी को दोबारा से एक तरह से हमने रिवाइज कर लिया। ओके अब असल इशू ये है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को, और उसमें जो मेन सॉल्यूशन का पार्ट है कि उसका yp या पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाए। तो उसके लिए चंद कुछ मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला मेथड हम यूज करेंगे उसे कहते हैं द मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स।
ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। ताहम यहां ये बात याद रहे कि हम ये मेथड सिर्फ चंद टाइप की प्रॉब्लम्स पे ही अप्लाई कर सकते हैं। गोया हर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इस मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती, या यूं कह लीजिए कि इस मेथड्स की कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये हर मेथड या हर इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो क्या लिमिटेशंस हैं, या यूं कह लीजिए कि हम किस तरह की इक्वेशंस पे अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को, पहले हम ये बात सीखेंगे। ये मेथड क्या है या किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। ओके, पहली बात तो ये कि ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इसमें जो कोफिशिएंट्स हों वो कांस्टेंट्स हों, तब हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, जो राइट साइड पे हमारा gx होता है फंक्शन, उसके बारे में भी चंद रिस्ट्रिक्शंस हैं। मसलन हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं अगर वो g of x सिर्फ कांस्टेंट हो, जैसे k है, यानी g of x क्या हो, जस्ट कांस्टेंट हो। हम ये मेथड तब भी अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास g of x जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन हो, लाइक दिस ax स्क्वायर प्लस bx, इस तरह का कोई फंक्शन, ये पोलिनोमियल फंक्शन। फिर हम ये जो है मेथड तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास g of x जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, जैसे 2e पावर x है सपोज, इस तरह का g of x हो, तब भी हम मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है, हम ये मेथड तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा g of x जो है उसमें साइन या कॉज इन्वॉल्व हो या दोनों इन्वॉल्व हों, फिर भी ये मेथड अप्लाई हो सकता है। या ये जो ऊपर 3-4 टाइप के फंक्शन बयान किए गए हैं, इनका सम या प्रोडक्ट, फाइनाइट सम और प्रोडक्ट्स ऑफ दीज फंक्शंस g of x में अपीयर हो रहे हो। अदरवाइज वी कैनॉट अप्लाई द मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास g of x log of x हो या इस तरह की कोई टर्म उसमें अपीयर हो रही हो, तो हम फिर मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह g of x की शक्ल ये हो 1/x, या g of x में टेंजेंट x आ जाए, या g of x में साइन इनवर्स आ जाए, तो हम फिर मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। गोया चंद मखसूस टाइप की g of x या इक्वेशंस पे हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए, जहां भी ये मेथड अप्लाई हो सकता है ना, वहां ये बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होता है और बहुत इजी है। इसकी टेक्निक बहुत आसान और सादा है, लिहाजा इसको अप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं है। तो इसका मतलब है जहां ये अप्लाई होगा वहां बहुत सही तरीके से, या ये अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करेगा मेथड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या स्टेप्स हैं जिनसे गो थ्रू होके हम ये मेथड अप्लाई कर सकें। मैं एक दफा फिर ये बात बता दूं कि हम अभी तक ये देख चुके कि मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट अप्लाई किन इक्वेशंस पे हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि इसको अप्लाई करने के मेथड क्या है या कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो पहली बात ये कि हमें पहले स्टेप में ये करना है, डिटरमिन द फॉर्म ऑफ इनपुट फंक्शन g of x। पहले सबसे देखें कि इसकी फॉर्म क्या है, g of x किस शक्ल का है। तो पीछे बयान की गई शक्लों में से कोई शक्ल होगी तो फिर तो हम मेथड अप्लाई कर सकेंगे, अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम एक yp अज्यूम करेंगे, और वो yp जो है वो डिपेंड कर रहा होगा g of x पे। याद रखें, जैसा इनपुट फंक्शन होगा वैसी उसी शक्ल का yp होगा। ताहम उस yp में जो आप एज्यूम कर रहे होंगे उसके अंदर कुछ कांस्टेंट अपीयर होंगे। अभी थोड़ी देर में यकीनन हम उन एग्जांपल्स को जब करेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि हम उन कांस्टेंट से क्या मुराद। असल में उन्हीं कांस्टेंट को डिटरमिन करना होता है,
तो इसीलिए इसे मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स कहते हैं। ओके, उसके बाद क्या करते हैं जी, सब्स्टिट्यूट इन द गिवन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये जो yp हम एज्यूम करेंगे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। फिर जी सिंप्लीफाई एंड इक्वेट कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स फ्रॉम बोथ साइड्स। देखिए लेफ्ट साइड पे आपकी डिफरेंशियल डेरिवेटिव वाली टर्म्स होंगी या डिपेंडेंट टर्म्स होंगी, y वाली टर्म्स उनके डेरिवेटिव होंगे या y वाली टर्म्स, आप yp को उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। राइट साइड पे आपके पास क्या होंगी, फंक्शन ऑफ x होगा। अब चूंकि yp भी फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में होगा, जैसे अभी आपको बताया गया कि yp की शक्ल ऐसी ही होगी जिस तरह की शक्ल g ऑफ x की होगी, तो अब इस तरफ भी x की पावर होंगी, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी x वाली पावर्स वाली टर्म्स होंगी। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड से x की सेम पावर्स वाली टर्म्स को इक्वेट कर लेंगे। जब आप इक्वेट कर लेंगे तो उससे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डेवलप होगा या एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन जनरेट होगा जिसमें कि वो कांस्टेंट होंगे जिनको डिटरमिन करना होगा। तो आप उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ दोस अननोन कांस्टेंट्स या अनडिटरमिन्ड कांस्टेंट्स। फिर हम क्या करेंगे, उन कोफिशिएंट्स की या उन कांस्टेंट्स की वैल्यूज yp में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इस तरह हमें yp मिल जाएगा। ओके, मेथड से तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन चंद और बातें। restrictions on g of x. The input function g is restricted to have one of the above stated forms because of the reasons. जो हमने सबसे पहले जो फॉर्म 4-5 बताई कि जी को कांस्टेंट हो सकता है g of x जो पोलिनोमियल शक्ल का हो, g of x एक्सपोनेंशियल शक्ल का हो, या g of x जो है उसमें साइन और कॉज इन्वॉल्व हो, तो फिर हम मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब कि इसकी वजह क्या है कि सिर्फ इन्हीं पे अप्लाई हो सकता है और किसी और फंक्शन पे अप्लाई नहीं होता। तो एक तो हमने ये भी देखा कि किन फंक्शंस पे अप्लाई नहीं हो सकता, उसकी रीजन क्या है। अब रीजन ये है जी कि द डेरिवेटिव, पहली बात, द डेरिवेटिव ऑफ द सम्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द पोलिनोमियल्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एटसेट्रा आर अगेन द सम्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन। देखिए अगर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है जवाब में। अगर किसी पोलिनोमियल का डेरिवेटिव लें तो पोलिनोमियल ही फंक्शन यानी उसके डेरिवेटिव के तौर पे सामने आती है। डेरिवेटिव लेंगे पोलिनोमियल का तो हमें क्या मिलेगा, पोलिनोमियल ही मिलेगी। इसी तरह साइन और कॉज का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो साइन और कॉज ही हमें मिलता है। यही वजह है कि हम जो भी अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट का मेथड है सिर्फ इस टाइप के फंक्शंस पे अप्लाई करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम tan x की बात करें कि tan x राइट साइड पे है, तो हमने अभी देखा ना, मैंने आपको बताया कि tan x टाइप के फंक्शन अगर g of x ये हो तो इस पे हम अप्लाई नहीं कर सकते मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट। उसकी वजह क्या है, इसका डेरिवेटिव लो तो क्या होगा, इसको अगर मैं yp अज्यूम करूं, yp में यकीनन फिर tan x अपीयर होगा ना, a टाइप्स सपोज a साइन ऑफ tan ऑफ x करते हैं, तो yp डैश क्या होगा, ये होगा सीकेंट स्क्वायर x। अब लेफ्ट साइड पे तो सीकेंट स्क्वायर x अपीयर होगा, लेकिन राइट साइड पे तो कहीं सीकेंट स्क्वायर अपीयर नहीं होगा, तो हम कैसे वो कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, इसी वजह से ये रिस्ट्रिक्शन है। Therefore, to make suitable guess, yp is assured to have the same form as g of x. तो हम suitable जो yp है उसके लिए हमें मेक श्योर करना चाहिए, या हम ऐसा ही yp एज्यूम करेंगे जिस तरह का g of x है। उसकी रीजन ऊपर बयान कर दी गई है। ओके, इसके अलावा ये है, इन एडिशन टू द फॉर्म ऑफ द इनपुट फंक्शन g of x, द एजुकेटेड गेस फॉर yp must take into the consideration the function that make up the complementary function. कि हम जब complementary function बनाएंगे उसको भी हमें देखना होगा। इस पे
तफसील से बात करेंगे दोबारा कि अगर कंप्लीमेंट्री फंक्शन में और कोई ऐसी टर्म अपीयर हो रही है जो gx में भी अपीयर हो रही है, तो उसको हैंडल करने का भी एक अलग तरीका है, उसको इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में देखेंगे कि उस वक्त yp हम कैसा डिफाइन करेंगे अगर हमारे yc में वो टर्म अपीयर हो रही हैं या टर्म्स अपीयर हो रही हैं जो gfx में भी हैं। अब आपके लिए इससे पहले कि हम बाकायदा प्रॉब्लम सॉल्व करें ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो हम पहले ये करते हैं कि हमारा फंक्शन g जो है वो किस शक्ल का होगा, तो हमारा yp किस शक्ल का होगा। जैसे यहां अगर हमारे पास जो gfx है उसकी टर्म इस तरह की होगी, तो हम फंक्शन जो एज्यूम करेंगे yp वो इस शक्ल का होगा। देखिए यहां के कोई कांस्टेंट है, यहां e पावर rx है, तो ये देखें हम a अब अननोन, वो जो कह रहे हैं ना अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट, ये वो a जो है ना यहां जैसे अपीयर हो रहा है, तो ये वो अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट होगा। तो हमारे yp की शक्ल इस तरह की हुई, सम कांस्टेंट अननोन कांस्टेंट इनटू e पावर गामा x। ओके, अगर हमारे पास kxn हो तो हम ये इस तरह का yp एज्यूम करेंगे। इसको एग्जांपल्स के जरिए थोड़ी देर में हम दोबारा करते हैं। अगर हमारे पास k cos ओमेगा x शक्ल का या दोनों हो या एक कोई हो, तो हम इस तरह का सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं। और अगर हमारे पास साथ e पावर अल्फा x या ax भी आ जाए और cos ओमेगा x हो, तो फिर हम इस तरह का सॉल्यूशन एज्यूम, यानी e पावर अल्फा x इंटू a cos ऑफ ओमेगा x प्लस b साइन ऑफ ओमेगा x। अब जनाब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर वो फंक्शन fx या gx ये अगर कोई कांस्टेंट हो, तो आपका yp जो है वो इस शक्ल का होगा, yp इज इक्वल टू a ओनली 1 है, सपोज 2 है, कांस्टेंट से मुराद 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, यानी राइट साइड पे सिर्फ कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, उस सूरत में yp आप एज्यूम करेंगे तो वो होगा yp इज इक्वल टू a। सपोज अगर आपका फंक्शन की शक्ल ये है, राइट साइड पे जो gx है या fx है वो इस तरह का है 5x प्लस 7, फिर आप क्या एज्यूम करोगे जी, yp को आप एज्यूम करोगे ax प्लस b। अगर आपके पास ये क्यूबिक फंक्शन इक्वेशन या एक्सप्रेशन है, ये क्यूबिक फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास है या g ऑफ x, x क्यूब माइनस x प्लस 1, तो आप जो एज्यूम करेंगे yp वो इस शक्ल का होगा। अब जब आप एज्यूम करेंगे तो यहां देखें x क्यूब वाली टर्म है, फिर x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, फिर x वाली टर्म है और फिर कांस्टेंट टर्म है, तो यहां आप क्या करोगे इस तरह की, यानी अब एक्स स्क्वायर को भी आप जो है साथ शामिल करोगे। अब एज्यूम कीजिए कि सिर्फ एक्स क्यूब था, ये टर्म जो है बजाय इतनी एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस सिर्फ एक्स क्यूब था, तो उस सूरत में भी यही होगा आपका जो है क्या उसे कहेंगे yp आपके, क्योंकि अभी हमने जो जनरल फॉर्म पढ़ी ना, ये देखिए ये जनरल फॉर्म थी, kxn अगर हो तो आपके पास ये होगा yp इस शक्ल का होगा, तो x क्यूब होगा, तो इसका मतलब है आप इसमें x इस तरह की टर्म एज्यूम करेंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, अब देखते हैं जी साइन 4x अगर हो, इस तरह की टर्म अपीयर हो रही हो g ऑफ x में या fx में, तो उस सूरत में हमारे पास जो yp होगा उसकी फॉर्म ये होगी a साइन 4x प्लस b cos 4x। मैंने पहले भी बताया था, ये बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हों तो उस वक्त जो जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं उसमें साइन और कॉज इकट्ठे अपीयर होते हैं, तो इसीलिए अगर हमारे पास सिर्फ साइन 4x हो ना gx या fx के तौर,
तौर पे, तो फिर हम जो वाई पी एज्यूम करेंगे उसमें साइन और काज दोनों अपीयर होंगे और एंगल काज का भी 4x ही होगा। अब देखिए दूसरी एग्जांपल लिखी गई है, काज 4x हो तो फिर ये होगा a sin 4x प्लस b cos 4x। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर 5x है सपोज, तो आपके पास जो yp होगा उसके साथ एक कांस्टेंट लगाइए e पावर 5x के साथ, आपका yp ये होगा। अब ये मिक्स टर्म में है, एक्स स्क्वायर यानी पोलिनोमियल टर्म भी है और एक्सपोनेंशियल टर्म भी है, तो आपके पास जो होगा yp वो क्या होगा, इसकी जगह अगर ये अकेला होता तो कैसी टर्म होती इसकी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, yp इस तरह का होता, तो साथ अब ये तो ये वाला पार्ट बन गया और साथ ही पावर 5x इसी तरह लिख देंगे। इसके अलावा यहां देखिए हमारे पास ये लीनियर टर्म है सपोज, तो हम इस तरह से ax प्लस बी, और ये जो c कांस्टेंट आया है ये इसकी वजह से आया, ये पहला पार्ट 9x की वजह से आया है और अगला पार्ट प्लस c जो है इसकी वजह से आया है, -2 की वजह से। e पावर 3x साइन 4x अगर हो तो ये साइन और कास तो पेयर की शक्ल में अपीयर हो गए और e पावर 3x साथ मल्टीप्लाई होगा। 5x स्क्वायर और साइन 4x हो तो अब आपके पास देखिए ax स्क्वायर, इसका अगर देखें तो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी cos 4x, और इसी तरह ये साइन के साथ भी होगा, cos के साथ भी होगा, साइन के साथ भी होगा। और अगर ये लीनियर टर्म देखें तो ये देखिए ax प्लस बी इंटू ई एक्स, ये वाला पार्ट कवर हो गया और cos 4x और फिर cx प्लस डी e पावर 3x cos 4x। बहुत केयरफुली काम करने की इसमें जरूरत होती है कि आपका yp जो है ना, दैट शुड बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली, क्योंकि अगर yp सही सिलेक्ट नहीं होगा तो यकीनन फिर आपका आंसर भी सही नहीं होगा, प्रॉब्लम सही तरह से सॉल्व नहीं होगी। ओके जनाब, अब हम देखते हैं अगर हमारे पास g ऑफ x इक्वल्स अ सम, यानी हमारे पास g ऑफ x में डिफरेंट टाइप की टर्म्स हों, जैसे y हमारे पास ये आ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर x। अब ये दो तरह की टर्म है, एक ये पोलिनोमियल टाइप है, एक ये एक्सपोनेंशियल टाइप है। तो उस सूरत में ये कहा गया द इनपुट फंक्शन gx कंसिस्ट ऑफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द काइंड लिस्टेड इन द अबव टेबल। क्या होगा जी, g ऑफ x इज इक्वल टू g1, सपोज ये इस तरह का है जैसे मैंने ये एग्जांपल आपके लिए लिख दी। द ट्रायल फॉर्म्स corresponding to g1x, g2x and gmx b इस तरह की होंगी कि हम फिर हर यानी x स्क्वायर वाली पोलिनोमियल है उसके लिए अलग ट्रायल फंक्शन डिफाइन करेंगे, इसके लिए अलग ट्रायल फंक्शन डिफाइन करेंगे और इन सब को इकट्ठा करेंगे तो फिर हमारा yp होगा। देन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। In other words, the form of yp is a linear combination of all linearly independent functions generated by repeated differentiation of the input function। कि तमाम yp जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखे जाएंगे एज अ लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शन जो कि रिपीटेड डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x से हमें मिलेंगे। जनाब हमारे पास पहली एग्जांपल है, हम इसको ये देखिए तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट मेथड से इसको सॉल्व करना है हमें। तो हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसकी होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, दैट विल प्रोवाइड यू yc। बेसिकली हम अभी पढ़ चुके कि जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होगी उसके सॉल्यूशन के दो पार्ट होंगे, वन वुड बी yc एंड सेकंड वुड बी yp। तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, पहले इससे एसोसिएटेड जो होमोजेनियस इक्वेशन है उसको हम कंसीडर करेंगे, यहां से इससे सॉल्यूशन निकालेंगे पहले। तो यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन पिछले लेक्चर में ये हम बड़ी अच्छी तरह सीख चुके कि यहां पे क्या होगा जी, हाँ y डबल डैश प्लस 4y डैश
यहां जनाब ये मिस्टेक है जी, इसको यूं लिखना चाहिए था m स्क्वायर प्लस 4m आएगा साथ, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, इससे क्या मिला जी हमें, यहां से आप m कॉमन ले लीजिए, ये जो है ना m कॉमन लेंगे तो क्या होगा, हाँ इसे फिर ये कर लें, इसको हटा देते हैं, हम डेरिवेटिव को खत्म कर देते हैं, हम कहते हैं जी हमारी प्रॉब्लम ये है। तो अब ठीक है, m स्क्वायर प्लस 4m, तो हम ये भी हो तो कोई इशू नहीं है, इस तरह का प्रॉब्लम भी हम करेंगे। अब हम क्या करते हैं जी कि यहां से m स्क्वायर इज इक्वल टू -4, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। अब देखें हमारे पास ये इमेजिनरी रूट्स आए हैं, कौन से आए हैं, इमेजिनरी रूट्स, लिहाजा इमेजिनरी रूट्स को हम जानते हैं कि किस तरह से हम उसका सोल्यूशन लिखते हैं। y मैं जनरल फॉर्म में लिखूं, अगर हमारे पास ये हो m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस एयोटा बीटा, तो हम ये पहले सीख चुके, इसको लिखते हैं e अल्फा x इंटू कॉज ऑफ बीटा x प्लस रादर इट शुड बी c1 एंड c2 साइन ऑफ बीटा। ये तरीका है ना जी लिखने का, ये हम पिछले लेक्चर में सीख चुके ये बात। तो आप देख सकते हैं अब अल्फा की जगह यहाँ क्या है, यहाँ तो 0 है, लिहाजा e पर 0x लिखा, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये हमारे पास क्या बना जी, yc बना। अब आप राइट साइड को देखें तो हमारे पास था 8x स्क्वायर g ऑफ x, क्या जी यही है ना, बिल्कुल ठीक। तो हम अब जो yp एज्यूम करेंगे, अभी हमने सीखा कि कैसे yp एज्यूम करते हैं, वो क्या होगा, ये इस शक्ल का होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इनके डेरिवेटिव्स ले लीजिए, ये डेरिवेटिव नहीं है, ठीक, ओके। yp ये हो गया, yp डैश क्या होगा 2ax प्लस b, yp डबल डैश क्या हो गया 2a। इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन में, इक्वेशन हमारे पास बच्चों ये थी y डबल डैश प्लस y 4y दिस इज इक्वल टू 8x स्क्वायर। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो yp डबल डैश की जगह क्या आएगा 2a, यानी पहली बात तो ये कि ये इक्वेशन हम इससे सोल्यूशन मानते होते हैं, किसको, yp को, लिहाजा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन की जगह ये लिख सकते हैं फिर, ओके। अब yp डबल डैश की जगह 2a आ गया, और इसके बाद 4 टाइम्स yp, yp क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 8x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x स्क्वायर वाली टर्मों के और x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म्स के कोफिशिएंट दोनों साइड्स पे कंपेयर कीजिए। देखें फॉर एक्स स्क्वायर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर की कौन सी टर्म है जी, ये वाली, लिहाजा लेफ्ट साइड पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज 4x, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 8। इसी तरह एक्स कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, यहां एक है 4b और राइट साइड पे क्या है एक्स कोफिशिएंट, वो 0 है, लिहाजा 4b इज इक्वल टू 0। फिर इसी तरह जो कांस्टेंट टर्में हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इनको कंपेयर कीजिए, तो लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म में क्या है जी 2a प्लस 4c, राइट साइड पे कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, लिहाजा वो 0 है। अब यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, ये देखें a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, b इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 0, और यहां अगर मैं a की जगह 2 रखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा c इज इक्वल टू -1। आप अगले पेज पे देख सकते हैं ये वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं। इसका मतलब है yp हमने क्या अज्यूम किया था, yp वाज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें पुट कीजिए वैल्यूज, b वाली टर्म तो गायब हो जाएगी चूंकि b 0 है, a की जगह हमने क्या पुट किया 2 और c की जगह क्या पुट किया, it should be -1 not plus, okay। तो hence this general solution is y is equal to yc plus, तो ये जनरल पर yc था और हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या आया जी, ये हमारे पास आया 2x स्क्वायर -1। तो ये
पहला एग्जांपल हमने सॉल्व किया, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन थी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से, और हमने मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स अप्लाई किया। एक और एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं, इसको सॉल्व करें। इसको मैं पूरे के आपके लिए सॉल्व करता हूं ताकि आपको मजीद इस में किस तरह से कैलकुलेशंस करते हैं या कैसे प्रोसीड करते हैं ये बात अच्छी तरह आपको समझ आएगी। तो हम सबसे पहले कहेंगे एसोसिएटेड ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये एब्रीविएशन होता है AUX ऑक्सिलरी इक्वेशन। y डबल डैश प्लस y डैश दिस इज इक्वल टू 0। सॉरी, इसे कहेंगे एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। पहले हम होमोजीनियस लिखेंगे देन एक्सिलरी। नाउ द एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था आपको वो y इज इक्वल टू EMX, उसके बजाय आप डायरेक्ट यूं लिख सकते हैं। ओके, यहां से क्या बनेगा जी, m into m plus 1, this is equal to 0, this implies m is equal to 0 and m is equal to minus 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो डिफरेंशियल ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व की उसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं कैसे लिखूंगा, therefore yc complementary function which is actually solution of the homogeneous equation C1 e पावर m क्या है, m इज 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस C2 e पावर m2x, या सेकंड जो भी रूट होता है, तो यहां सेकंड रूट क्या है, -1, सो दिस इज -x। तो जनरल सोल्यूशन जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन आया मेरे पास वो आ गया C1 प्लस C2 e पावर -x। अब हम इसके लिए क्या करते हैं जी, yp एज्यूम करते हैं। आप नोट कीजिए तो हमारे पास g ऑफ x क्या है, sin ऑफ x। इसका मतलब yp भी जो है वो इसी शक्ल का होगा। तो हम एज्यूम करते हैं जी yp इज इक्वल टू, मैंने पहले बताया था कि जब भी साइन होगा या काज होगा तो आप जो yp एज्यूम करेंगे, साइन हो चाहे काज हो, तो उसमें दोनों अपीयर होंगे। तो हम इसलिए लिखेंगे a, चलिए cos ऑफ x कर देते हैं, प्लस b sin ऑफ x कर देते हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, yp, ये लिख दिया, yp डैश दिस इज इक्वल टू माइनस a sin ऑफ x प्लस b cos ऑफ x। फिर हम yp डबल डैश कर लेते हैं, तो क्या आएगा जी, माइनस a cos ऑफ x माइनस b sin ऑफ x। तो एज हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस फंक्शन को यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल को सेटिस्फाई करेगी, वो थी yp डबल डैश प्लस yp डैश दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ x। अब ये वैल्यूज दोनों yp डैश और yp डबल डैश की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो वी विल हैव a cos ऑफ x माइनस b sin ऑफ x, ओके, प्लस yp डैश की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस a sin ऑफ x प्लस b cos ऑफ x, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ x। अब हम इस तरह करते हैं, साइन वाली टर्म में इकट्ठी कर लेते हैं और कॉस वाली टर्म में इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है जी। तो पहले कॉस वाली टर्म में इकट्ठी कर लीजिए, दिस इज माइनस ए, इधर कॉस क्या होगा, प्लस बी, और यहां से कॉस कॉमन आ गया। फिर हमारे पास क्या है जी, प्लस माइनस बी माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। अच्छा, दिस इंप्लाइज, यहां से देखें लेफ्ट और राइट साइड पे साइन और कॉज के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर कीजिए। लेफ्ट साइड पे ये कॉज है, राइट साइड पे कॉज है नहीं है, लिहाजा लेफ्ट साइड वाली जो टर्म है
ये कोफिशिएंट ऑफ cos x है, राइट पे चूंकि नहीं है cos, लिहाजा ये 0 हो गया। और दिस इज माइनस बी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू, देखिए इधर लेफ्ट साइड पे साइन का कोफिशिएंट हमने लिखा और राइट साइड पे साइन का कोफिशिएंट क्या है, दिस इज 1, सॉरी ये आ गया जी 1 आपके पास। यहां से इन दोनों को सॉल्व कीजिए, एडिंग दीज टू, तो क्या हो जाएगा, b और b कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास -2a इज इक्वल टू 1, दिस गिव्स यू a इज इक्वल टू -1/2। और b क्या होगा, अगर मैं इसमें a की वैल्यू पुट कर दूं पहली वाली इक्वेशन में तो इजीली आई कैन फाइंड b, तो पुट कीजिए तो क्या आएगा, प्लस बन जाएगा ना 1/2, इसमें a रखेंगे तो ये फिर b भी -1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ a और b मैंने डिटरमिन कर लिए हैं, लिहाजा मैं अब yp लिख सकता हूं, वो क्या होगा जी, -1/2 cos ऑफ x -1/2 sin ऑफ x। तो इसका मतलब है मेरा जनरल सोल्यूशन क्या हुआ, देयरफॉर y इज इक्वल टू y, जनरल सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू yc प्लस yp। yc भी आपके पास है जी और yp भी है, आप इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपका जनरल सोल्यूशन आ चुका है। ओके, अब होगा ये कि सम टाइम्स हम जो yc निकालेंगे ना, yp या g ऑफ x में भी उस तरह की कोई टर्म अपीयर हो रही होगी कि जब हम फिर अपना yp एज्यूम करेंगे तो उसमें एग्जैक्टली वैसी टर्म अगर अपीयर हो रही होगी कि जिस तरह की टर्म yc में मौजूद है, तो इसको कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ द yp एंड yc। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करते हैं वो हम देखते हैं अभी। चलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूं, सारी ये बात जो लिखी है, बजाय मैं आपको सादा और जो कहना चाहिए खुलासा कलाम है वो बता देता हूं कि क्या करते हैं उसके लिए। बेसिकली ये आखिरी जो बात लिखी है ना, अगर इस तरह की टर्म अपीयर हो, अभी एग्जांपल्स के जरिए ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि अगर हमारे पास कोई एक ypi है कंटेन्स टर्म्स दैट डुप्लीकेट टर्म्स इन yc, देन ypi that must be multiplied with x power n, n being the least positive integer that eliminate the duplication, कि n जो है वो least पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी जिससे हमारी डुप्लीकेशन की टर्म्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाए। ये जो बात है ना, ये एग्जांपल के जरिए ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगी, लिहाजा हम एक एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, y -5y प्लस 4y इज इक्वल टू 8e पावर x, gx हमारा ये है 8e पावर x। ओके, इसका मतलब है इसमें e पावर x इन्वॉल्व है g ऑफ x में। ओके, टू फाइंड yc हम इसकी क्या करते हैं, एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होगी और इसके रूट्स ये होंगे, m इज इक्वल टू 1, 4। इसको आप बड़े इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं और इससे ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, इसका मतलब एक रूट इसका ये हुआ 1 और दूसरा रूट क्या है 4, लिहाजा इसका ycmu लिखेंगे, y विल बी इक्वल टू c1 e पावर m 1 इंटू एक्स होता है तो क्या होगा 1 इंटू एक्स प्लस c2 e पावर, दूसरी वैल्यू चूंकि m की 4 है लिहाजा 4 इंटू एक्स होगा। नाउ g ऑफ x हमारा ये है, पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, yc निकाल लिया, अब yp निकालना है। तो अब नोट कीजिए कि yp हमने क्या अज्यूम करना होगा, a इंटू ई पावर एक्स, चूंकि इसके साथ सिर्फ कांस्टेंट और साथ e पावर x है gx में ना, ये कांस्टेंट और ये e पावर x, तो लिहाजा हमारा yp भी इसी शक्ल का होगा। अब हम क्या करें, करते ये हैं कि हम ये जो yp है ना अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमने अभी अज्यूम कर लिया, अभी हमने वो जो टेक्निक है ना यहाँ जो हमें बताई गई है बात वो इस्तेमाल नहीं की, हमने ऐसे ही जो हमें yp अज्यूम करने के जो तरीके हमने सीखे या एक टेबल के थ्रू उसी को इंप्लीमेंट करके हमने yp अज्यूम कर लिया a e पावर x। ओके, इसमें क्या होगा जी,
चूंकि ई पावर एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव भी वो होगा, सेकंड भी वही होगा और थर्ड भी वही होगा, लिहाजा इस टर्म का ना, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास थी जी y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 8 ई पावर x। ओके, अब जब पुट करते हैं तो देखें y डबल डैश की जगह p, यानी ये यूं हो जाएगा ना, असल में फिर इक्वेशन ये बन जाएगी, चूंकि वो y p उसको सेटिस्फाई करता है। जब सब्स्टिट्यूट किया तो a पावर e x आ गया y डैश की जगह, 5 माइनस 5 a पावर e x आ गया और प्लस 4 a पावर e x आ गया। तो आप नोट कीजिए, तो ये लेफ्ट साइड तो कैंसिल आउट हो जाती है और इधर लेफ्ट साइड पे 0 आ जाता है। तो क्या ये मुमकिन है कि 0 8 e पावर x के इक्वल हो? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कुछ सीरियसली कोई चीज गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है वो देखते हैं। चूंकि हमारे पास ये जो gx था, आप अब जरा yc को ऑब्जर्व कीजिए, तो इस तरह की टर्म हमारे yc में मौजूद थी। इसका मतलब है एग्जैक्टली यही बेसिकली इसकी होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन है। c1 e पावर x टर्म का c1 की जगह यहाँ 8 है सिर्फ, तो ये सोल्यूशन, इसका मतलब लेफ्ट साइड को तो उसने सेटिस्फाई कर दिया और राइट साइड पे तो वो तो मुमकिन नहीं है। तो ये गोया खाली अगर मैं y p ये लूंगा तो ये सोल्यूशन पूरी इक्वेशन का नहीं होगा, बल्कि होमोजीनियस पार्ट का सिर्फ सोल्यूशन होगा। तो उसका हल ये है जनाब कि आपको जो कहा गया ना xn से मल्टीप्लाई कीजिए, तो अब आप क्या करेंगे, इस अपने yp को किस x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सपोज अगर yc में c1 इंटू x वाली टर्म भी होती तो फिर हम क्या करते हैं, यानी इस तरह की टर्म भी इन्वॉल्व हो रही होती x e पावर x, तो हम फिर एक और x से मल्टीप्लाई, ताकि वो एलिमिनेट हो जाए टर्म, वो जो टर्म एग्जैक्टली उस जैसी टर्म चूंकि yc में अपीयर हो रही है, लिहाजा वो एलिमिनेट हो जाए। ताहम यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अब इस वाली टर्म को सिर्फ अगर yp में जो हमने a e पावर x अज्यूम किया है, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये डिफरेंट हो जाएगी उस टर्म से जो कि yc में अपीयर हो रही है। तो इसी चीज को प्रोसीड करते हैं आगे। अब देखिए दोबारा से हमने जो yp अज्यूम किया वो ये है। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, इन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी ये डेरिवेटिव्स जो हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए। लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये बचा -3a इंटू ई पावर x और राइट साइड पे 8ex है। यहां से a की वैल्यू आ गई -8/3। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा yp फाइनली क्या हुआ, a की बस वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, -8/3 x e पावर x। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन फिर ये yp हमारा बन गया जी, और ये जनरल सॉल्यूशन है। तो यहां बाकायदा आपको हमने ये बात सिखाने की कोशिश की कि अगर हम उस x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर यकीनन गड़बड़ होगी, लेफ्ट साइड 0 हो जाया करेगी। कि अगर उसी जैसी yp जैसी टर्म अगर yc में अपीयर हो रही है तो फिर x से मल्टीप्लाई नहीं करते तो फिर क्या होगा, मसला होगा और लेफ्ट साइड हमेशा ही 0 हो जाया करेगी। और अगर ये ऐसा होता है तो फिर उसको जो है गेट रिड ऑफ होने के लिए या उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि वो जो टर्म अपीयर होती है उसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और समटाइम ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, वो फिर सिचुएशन के मुताबिक बात हुआ करती है। ओके, अब हम देखते हैं जनाब नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमारे पास ये एक और प्रॉब्लम, इसमें अब वो जो ना दो, इस एग्जांपल को करने का मकसद ये है कि हम अगर x नहीं तो x स्क्वायर से, यानी अगली एक और x से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर फिर भी वो जो है टर्म एलिमिनेट नहीं होती तो फिर हम एक और x से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज आपको सिखाने के लिए ये एग्जांपल की जा रही है। तो कंसीडर दी, पहले हम क्या करते हैं जी, इससे इसकी एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये है जी होमोजीनियस इक्वेशन इसकी, कि राइट साइड को 0 रख दिया, अब y = mx जैसे हम पहले करते होते हैं सपोज किया, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आई।
ये असल में ना m-1 होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमें दो इक्वल रूट्स मिल गए। तो जब रूट्स इक्वल हों, रियल हों, तो हम जानते हैं सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके ये बात। तो YC हमारा क्या होगा जी, C1 e पावर x, चूंकि m की वैल्यू जो है 1 और 1 है ना, तो रिपीट हुई। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रिपीट होगी वैल्यू तो फिर अगला चूंकि e पावर x फिर आएगा ना, तो उसके साथ x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, यहां मैं आपको एक तज़किरा कर दूं ज़िम्नन ये भी कि अगर सपोज ये ऐसे अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज 3 होती, 1 1 एंड 1, यानी इक्वेशन कुछ इस तरह की होती, m-1 होल क्यूब आता और साथ चलें m आ जाता सपोज, तो इसके रूट्स क्या होंगे इस सूरत में, m और m के 3 रूट फर्दर होंगे 1 1 एंड 1। ओके, अब इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे ये गौर से देखिएगा और लर्न कीजिएगा मैं क्या करता हूं। तो आप देखिए इस सूरत में सोल्यूशन यूं होगा, C1 e पावर x प्लस, अब एक हमने 1 यूज कर लिया, दूसरे के लिए क्या होगा, C2 x e पावर x। ओके, और तीसरे के लिए क्या होगा, C3 x स्क्वायर e पावर x। और यकीन अगर एक और m होता 1 होता, यानी उसके 4 रूट होते, तो फिर अगली टर्म क्या होती, C4 x क्यूब e पावर x। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं सोल्यूशन। ओके जी, हमारे पास आप देखें, हम वापस अपनी एग्जांपल की तरफ आते हैं जो प्रॉब्लम हम कर रहे थे। g ऑफ x इज इक्वल टू e रेज पर x है। तो अब हमने क्या करना है, yp हमने अज्यूम किया a e पावर x, क्योंकि सिर्फ e पावर x है ना, तो यहां जस्ट हमने कांस्टेंट लगाना होता है। अब आप देखिए तो इस तरह की टर्म यहां मौजूद है, C1 e पावर x, डुप्लीकेट हो रही है ना टर्म। ओके, अब इस डुप्लीकेशन को खत्म करने के लिए हम एक साथ x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी, जब देखिए तो x से मल्टीप्लाई किया तो फिर भी एक टर्म मौजूद है, C2 x e पावर x, फिर डुप्लीकेशन होगी। अब हम एक और x से मल्टीप्लाई करेंगे कि हम ये डुप्लीकेशन खत्म कर सकें। तो अब आपका जो सोल्यूशन होगा वो ये होगा, however the duplication is still there, therefore we again multiply with x and assume that, अब आपका ये सोल्यूशन होगा yp। अब कोई डुप्लीकेशन नहीं है, तो अब आप yp ये रख के तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आप 1/2 आएगी आपके पास। इसको आपने खुद वेरीफाई करना है, क्योंकि मैं पहले कर चुका। अभी जस्ट ये जो आपको बात सिखाएगी कि yp इस सूरत में क्या होगा, ये इसलिए एग्जांपल की गई। अब आपने इसको कंप्लीट खुद करना है कि आप वेरीफाई कीजिए कि yp में ये 1/2 जनरल सोल्यूशन, फिर आप लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू yc प्लस yp। ओके, अब हम जनाब देखिए इसमें नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इसके अंदर दो तरह के टर्म्स अपीयर हो रहे हैं gx में, एक पोलिनोमियल टाइप टर्म है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन है। साथ साथ ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी है। मैंने इसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्यों कहा, यकीनन आप समझ रहे होंगे। आप देखिए तो x की वैल्यू पाई के लिए सिर्फ यहां वैल्यू दी, जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज दी गई हैं वो सिंगल पॉइंट यानी x इज इक्वल टू पाई के लिए दी गई हैं। तो इसलिए हम इसे जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कह रहे हैं। अगर ये डिफरेंट पॉइंट्स पे होती, फॉर एग्जांपल एक पाई पे होती, दूसरी पाई/2 पे होती y डैश की वैल्यू, तो फिर हम इसे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। ओके जनाब, इससे पहले तो हम एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन लिखी तो y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0 आ गया। हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आई m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे, वो 1 को राइट साइड पे ले जाके, तो यू विल गेट m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, इमेजिनरी रूट है, विद अल्फा इज इक्वल टू
अगर मैं हमने जो जनरल फॉर्म पढ़ी थी वो प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो यहाँ अल्फा 0 है और बीटा क्या है 1 है। ओके, अब हम क्या करते हैं जी, इसका सोल्यूशन वाई सी ये होगा, e पावर 0 वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा, यहाँ देखें वो कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, तो c1 cos ऑफ x प्लस c2 sin ऑफ x। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं जी, चूंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि ये दो टाइप के फंक्शन है जी एफ एक्स में, एक पोलिनोमियल टाइप और दूसरा कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। लिहाजा इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर लिया, एक को हमने कह दिया g1x, एक को g2x। लिहाजा इनके लिए हम दो पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर फंक्शंस जो हैं एज्यूम करते हैं। चूंकि g1x में क्या है 4x, लिहाजा yp1 क्या होगा, इसका जो सोल्यूशन yp1 होगा वो इस शक्ल का होगा ax प्लस b। यहां g2x में साइन इन्वॉल्व है, लिहाजा इसका सोल्यूशन इस तरह का होगा yp2 इज इक्वल टू c cos ऑफ x प्लस d sin ऑफ x। ठीक है जी, तो इस सूरत में चूंकि ये दो तरह के फंक्शंस का सम था, लिहाजा हमने दो yp's एज्यूम किए, एक को yp1 कह दिया, एक दूसरे को yp2 कह दिया। ओके, अब हम लिख सकते हैं कि हमारा जो yp है वो ये है, yp इज ax प्लस b प्लस c cos प्लस d sin ऑफ x। अब हम देख सकते हैं कि cos x और sin x की डुप्लीकेशन मौजूद है, लिहाजा इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, किसको, cos वाली और sin वाली टर्म को। ओके, इसके बाद हमने दो दफा इसको डिफरेंशिएट किया, चूंकि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन में उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, दो दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिल गया। अब आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है ना, yp भी पुट करना है और फिर y ये सिंप्लीफिकेशन के बाद है। अब राइट साइड पे हमारे पास क्या है, इसको यहां राइट साइड पे हमारे पास है 4x प्लस 10x साइन ऑफ x। ये साइड सिंप्लीफाई हो गई, ये आ चुकी और ये राइट साइड आ गई। अब दोनों साइड से कोफिशिएंट्स ऑफ x साइन x एंड x cos x ये हम कंपेयर करते हैं, और जब हम कंपेरिजन के बाद इनको सॉल्व करेंगे तो वी विल हैव दिस, b की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, a की वैल्यू 4 मिलेगी, माइनस 2c विल बी इक्वल टू 10 एंड 2d विल बी इक्वल टू, लिहाजा यहां से हमें सीधे सीधे ये वैल्यूज मिलेंगी, a की वैल्यू 4 होगी, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -5 और d की वैल्यू 0 होगी। जब हम ये वैल्यूज yp में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फाइनल yp की फॉर्म ये मिल जाएगी 4x minus 5x sin cos of x। Hence the general solution of this equation is this। इसमें आप देखें कि दो कांस्टेंट्स अपीयर हो रहे हैं, यहां बहुत केयरफुल रहना है। मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, जब हमने जर्नल जो yc लिखा था ना, इस एग्जांपल में ये था yc, ये थी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, साथ आपको इनिशियल कंडीशंस दी हुई थी। ये भी बाज़ औक़ात आप ये भी ज़हन में आ सकता है कि क्यों ना पहले यहां से c1 c2 की वैल्यूज फाइंड कर ली जाए, तो ये नहीं करना। बेसिकली आप सिर्फ yc पे नहीं अप्लाई करनी है आपको कंडीशंस, आपको पूरे सोल्यूशन पे अप्लाई करनी है, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और याद रखिए, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है कि वो भी इनिशियल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। जो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो भी। अब पूरा सोल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू yc प्लस yp। तो इसमें इनिशियल कंडीशंस पुट करेंगे, वहां से जो c1 c2 की वैल्यूज आएंगी वो एक्चुअली उस सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। तो कहीं ये आपने मिस्टेक नहीं करनी कि इसी स्टेज पे आप c1 c2 की वैल्यूज फाइंड करें, तो दिस विल बी रॉन्ग। तो पहले आप पूरा सोल्यूशन लिखेंगे, yc और yp का सम करके वो y बनेगा। अब y के ऊपर आप
वो जो है कंडीशंस अप्लाई कर। आप वैसे भी गौर कीजिए तो आपको y पे कंडीशन दी गई है और y डैश पे कंडीशन दी गई है, ना कि yc और yp पे कंडीशन दी गई है। ठीक होगी। उम्मीद है आप ये बात मेरी अच्छी तरह समझ चुके होंगे और इस मिस्टेक को अवॉइड करेंगे। ओके जनाब, पहली कंडीशन थी y पाई इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, दो कंडीशन दी हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी। वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ arbitrary constant C1 and C2 by using the initial conditions। तो पहली initial condition है yp is equal to 0, लिहाजा हम इसमें पुट कर रहे हैं ये सोल्यूशन। तो जहां हमारे पास x है वहां हम पाई पुट करेंगे और जहां हमारे पास y है वहां हम 0 पुट करेंगे। तो ये y 0 ये तो राइट साइड पे रख दिया गया। ओके, C1 cos ऑफ पाई प्लस C2 साइन ऑफ पाई, x की जगह पाई रखना है ना, प्लस 4 पाई माइनस 5 x कॉस, x की जगह फिर पाई और कॉस की जगह पाई। कॉस पाई क्या होता है -1 और साइन पाई क्या होता है 0। जब आप ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यू विल गेट C1 इज इक्वल टू 9 पाई। इसका मतलब है अब आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए बेशक C1 की वैल्यू किसमें, y में, और इसके बाद अब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए। डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं, डेरिवेटिव इसलिए ले रहे हैं कि हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो डेरिवेटिव पे दी गई है। जब डेरिवेटिव ले लेंगे ना वो सब्स्टिट्यूशन C1 की वैल्यू करने के बाद आपके पास डेरिवेटिव ये होगा। अब सेकंड कंडीशन क्या थी, y डैश पाई इज इक्वल टू 2। अब जहां x है वहां पाई सब्स्टिट्यूट कीजिए और जहां y है वहां 2 रख दीजिए। तो यू विल हैव -9 पाई साइन पाई प्लस C2 cos पाई प्लस 4 प्लस 5 पाई एंड देन साइन पाई माइनस 5 cos पाई इज इक्वल टू 0। तो दिस विल गिव यू C2 इज इक्वल टू 7। तो हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का फाइनल सोल्यूशन इसका मतलब है यह है। C2 की वैल्यू अब रख दीजिए उस जनरल सोल्यूशन में, तो C1 की वैल्यू भी रख दी, C2 की वैल्यू भी रख दी, और दिस इज द solution of our initial value problem। ओके जनाब, मैं फिर एक बात रिवाइज कर दूं या बता दूं आपको कि केयरफुली पूरा सोल्यूशन पहले फाइंड करेंगे जिसमें yc भी होगा yp भी होगा और उसके बाद आप इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे। ये अगली एग्जांपल है, इसकी एसोसिएटेड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की गई और हमें ये रूट्स मिले, रिपीटेड रूट्स हैं जी। yc इज इक्वल टू C1 e पावर 3x प्लस C2x e पावर 3x और g ऑफ x हमारे पास क्या था, ये था जी। इसमें भी दो फंक्शन, एक क्वाड्रेटिक है पार्ट है, पोलिनोमियल है, या 2 डिग्री पोलिनोमियल है, और ये दूसरा पार्ट इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसका मतलब है g1 हमारे पास ये है, yp1 क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c। इसी तरह ये जो e पावर x वाला टर्म है, e पावर 3x वाला, इसका yp हमने ये अज्यूम कर लिया। Thus assumed form of the particular integral is this। अब आप गौर कीजिए तो ये yc में अपीयर हो रही है टर्म, ये देखें yc में ये टर्म अपीयर हो रही है e पावर 3x, और हत्ता कि x e पावर 3x भी अपीयर हो रही है। तो इसका मतलब है हमें इसे अब x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, जो टर्म डुप्लीकेट हो रही है इन वाली टर्मों से नहीं करना, जो टर्म डुप्लीकेट हो रही है उसी टर्म से आपको x² से मल्टीप्लाई आपने किया। yp डैश फाइंड कर लिया जी, फिर yp डबल डैश फाइंड किया, उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूट किया इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से हमें अब थोड़ी सी एक तरह से कहना चाहिए बड़ी इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। ये x² और e पावर 3x की कोफिशिएंट जब हमने एज्यूम किए और फिर कांस्टेंट टर्म भी यकीनन उसको भी जब इक्वेट किया तो हमारे पास ये इक्वेशंस बनी। इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू 2/3, b की वैल्यू 8/9 और c की वैल्यू 2/3 और d की वैल्यू -6 होगी। yp लिहाजा हमारे पास ये आ गया, एंड दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन।
अच्छा, ये जो चीज है ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए भी अप्लाई की जा सकती है, लेकिन यकीनन अगर हायर ऑर्डर इक्वेशंस की बात करेंगे तो वहां हमारे पास जो कैलकुलेशंस हैं वो बढ़ जाएंगी और ये टीडीएस किस्म के कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगी। फॉर एग्जांपल ये एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है, y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश इज इक्वल टू e पावर x इंटू cos ऑफ x। इसकी एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन ये है जी। तो इसमें अब ये करने की जरूरत नहीं है, इसकी बजाय हम डायरेक्ट ये लिखते हैं m3 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें m स्क्वायर कॉमन, और ये इसका मतलब है इसके दो रिपीटेड रूट्स हैं 0 0 और एक इसका अलग रूट है -1। इसकी मदद से हम ये वाले दो जो 0 0 हैं उसका ये सोल्यूशन आ गया c1 e पावर 0x, फिर c2 x इंटू ई पावर 0x और फिर c3 इंटू ई पावर -x। अब हम जनाब देखते हैं कि हमारा g ऑफ x जो था वो e पावर cos ऑफ x शक्ल का है, लिहाजा yp हमारा ये होगा a इस तरह का हमने ट्रायल फंक्शंस में सीखा था, a e पावर x cos ऑफ x, b e पावर x sin ऑफ x। नो डुप्लीकेशन ऑफ द टर्म, इसमें कोई इस तरह की टर्म नहीं है जिसमें e पावर साइन इकट्ठे हों, लिहाजा हम यही हमारा yp है। तो इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा जी, इसके जो है वो डेरिवेटिव ले लीजिए, 3 डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे। तो yp हमने क्या अज्यूम किया, yp इज इक्वल टू, मैं आपके लिए इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह ये करना है। a e पावर x cos x प्लस b e पावर x sin x। थोड़ा सा ये लेंथी डेरिवेटिव होगा, yp डैश वुड बी इक्वल टू ए प्रोडक्ट फंक्शन ex का डेरिवेटिव cos सेम रखा, फिर चले ए को साथ ही रखते हैं, ठीक है, माइनस ए ई पावर एक्स अब सेम रखा और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, वो माइनस मैंने लगा लिया और दिस इज साइन ऑफ एक्स, प्लस बी ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव cos ऑफ एक्स, और फिर प्लस बी ई पावर एक्स अब सेम और साइन, पहले हम साइन का डेरिवेटिव ले चुके, अब ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं और साइन एक्स को अब सेम रखेंगे। तरतीब कोई भी रख सकते हैं, चूंकि इससे फर्क नहीं पड़ता, चूंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है। यहां क्या आ गया जी, वाई पी डबल डैश, ये फिर हमारे पास आ जाएगा ए। चलिए एक और काम करते हैं, इसको थोड़ा ना सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। ए कॉमन आ गया, ई पावर एक्स कॉमन आ गया, यहां क्या है cos x माइनस साइन एक्स, इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। b कॉमन आ गया, ई पावर एक्स कॉमन आ गया, cos x आ गया और प्लस साइन एक्स आ गया। अब देखें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, फिर ये बस जरूर है। अब जैसे वो कुछ डिसएडवांटेजेस थे उसके कि हम कुछ खास किस्म की जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशंस या जीएफएक्स, उनके लिए इस मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अब ये भी एक डिसएडवांटेज है कि अगर ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी तो उसमें फिर ये कैलकुलेशन टीडियस हो जाती है। ओके जी, इसे हम कर सकते हैं ई पावर ए एक्स, ई पावर एक्स इंटू ए, एंड दिस वुड बी इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे a इंटू ई पावर एक्स और ये सेम होगा cos x माइनस साइन एक्स, प्लस ये थोड़ा सा मैं आपके लिए इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरह की किस चीज को किस तरह हैंडल करेंगे। b ई पावर एक्स मैंने सेम लिखा जी, अब मैं इस टर्म का डेरिवेटिव ले रहा हूं तो माइनस साइन एक्स प्लस cos x और प्लस बी ई पावर एक्स प्रोडक्ट में अब ई पावर एक्स का डेरिवेटिव और ये टर्म सेम cos x प्लस साइन ऑफ एक्स, ठीक हो गया जी। लिहाजा इनको अब फिर इकट्ठा कर लें तो इन दोनों में से फिर ये ई पावर ए इंटू ई पावर एक्स कॉमन आ गया, माइनस साइन एक्स आ गया, यहां से माइनस cos x आ गया और फिर प्लस cos x आ गया और दिस इज माइनस साइन एक्स आ गया।
ओके, यहां से b e पावर x कॉमन, और यहां क्या बचा जी, माइनस साइन ऑफ x प्लस कॉज ऑफ x, एंड दिस इज प्लस कॉज ऑफ x प्लस साइन ऑफ x। लीजिए जरा, दिस इज कैंसल्ड आउट एंड दिस इज कैंसल्ड आउट। देखें कुछ सिंप्लीफाई हो गया टर्म, वाई पी डबल डैश दिस इज इक्वल टू ए ई पावर x कॉमन एंड दिस इज माइनस 2 साइन ऑफ x, और यहां क्या आएगा जी, प्लस बी ई पावर x एंड दिस इज 2 cos ऑफ x। अब इसको हम फिर फर्दर थर्ड डेरिवेटिव इसका लेना पड़ेगा, तो मैं जरा दोबारा इसको पहले लिख लूं आपके लिए। वाई पी डबल डैश हमारे पास ये आ गया 2 ए ई पावर x, देख लेते हैं जी क्या है, साइन है माइनस साइन, ये आ गया जी, और फिर यहां क्या 2 बी ई पावर x, और यहां cos है, कंफर्म कर लेते हैं जी, बिल्कुल cos है। अब इसका तीसरा डेरिवेटिव लीजिए तो क्या होगा, वाई पी डबल डैश ट्रिपल डैश सॉरी, ये फिर उसी तरह से हम इस पे प्रोडक्ट, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, माइनस 2 ए ई पावर x का डेरिवेटिव साइन x सेम, फिर हम माइनस 2a, अब e पावर x सेम और साइन का डेरिवेटिव, प्लस 2b e पावर x का डेरिवेटिव cos x सेम, और ये माइनस 2b e पावर x का डेरिवेटिव, और ये cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है इसलिए मैंने माइनस पहले लगा दिया। यहां से जी हम माइनस 2a कॉमन ले सकते हैं, e पावर x भी कॉमन ले सकते हैं, दिस वुड बी इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x, और फिर यहां क्या आएगा जी, यहां से 2b और e पावर x कॉमन ले सकते हैं, दिस इज cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। ये आपके पास आ गई जी वैल्यूज। अब ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, वाई पी ट्रिपल डैश प्लस, देख लें जरा, हाँ जी, वाई पी ट्रिपल डैश और वाई डैश ई पावर cos ऑफ x प्लस वाई पी डबल डैश एंड दिस इज इक्वल टू ई एक्स cos ऑफ x। ठीक हो गया जी। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें ना, ये वैल्यूज क्या आएगा, माइनस 2a ई एक्स साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x, और यहां क्या आ गया जी, प्लस हमारे पास वाई पी डबल डैश की वैल्यू है माइनस 2a ई पावर x साइन ऑफ x, और प्लस 2b ई पावर x cos ऑफ x। ओके, इसके बाद हाँ जी, अभी मैंने एक टर्म मिस की है शायद शायद शायद, क्योंकि ये वाली टर्म भी तो आनी थी ना। ठीक है, चले मैं इधर ये लिख देता हूं आपके लिए, यहां है ये असल में ये टर्म, प्लस 2b e पावर x cos of x minus sin of x, and then this is equal to e power x cos of x। तो आप e पावर x sin x और e पावर x cos x की टर्मों को अलग अलग कर लीजिए, तो उसके फिर कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए। चलिए मैं इसमें ये करता हूँ, e पावर x cos x की टर्म में पहले अलग कर लेते हैं। अब नोट कीजिए, एक तो ये टर्म है, तो क्या आ गया माइनस 2a, इसके अलावा क्या है जी, यहां से हाँ जी, ये e पावर x है, तो यहां से हमारे पास टर्म आई 2b, ये माइनस था ना, हाँ जी, 2b। अच्छा, और क्या है हमारे पास, एक ये टर्म भी है प्लस 2b फर्दर, साइन वाली टर्म इकट्ठी कर लेते हैं, ई एक्स साइन ऑफ एक्स,
देखिए यहां साइन -2a प्लस e पावर साइन x इकट्ठी कर रहे हैं ना, हाँ जी, यहां से क्या आएगी -2b और यहां से -2a, ये हमारे पास आ गया जी e पावर x cos x। ओके, अब जब हम इसके दोनों के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो ये देखिए ये बनेगा मेरे पास -2a प्लस 4b, दिस वुड बी इक्वल टू 1, और इसका कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि देखिए ना राइट साइड पे e पावर x cos x है तो इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, और इसका कोफिशिएंट क्या होगा माइनस, इन पर को पहले इकट्ठा कर ले, -4a -2b एंड दिस इज इक्वल टू 0, चूंकि e पावर x sin x राइट साइड पे नहीं है। अब मेरा ख्याल है आप इसको आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं और b की यहां से इजीली वैल्यूज निकालिए और ये सब्स्टिट्यूट कीजिए अपने yp में एंड यू विल गेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब हम देख रहे हैं जी कि आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा। सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आज हमने देखा। उसके लिए हमने मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट सीखा कि उसमें उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने ये सीखा कि ये किस किस्म की इक्वेशंस पे मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट अप्लाई हो सकता है और इनपुट फंक्शन पे रिस्ट्रिक्शंस क्या है। फिर हमने ये सीखा कि yp कैसे एज्यूम करते हैं, और फिर कि अगर yp जो है वो डुप्लीकेट हो रहा हो, yp को टर्म yc में डुप्लीकेट हो रहे तो उससे कैसे बचते हैं। तो ये आज के हमारे लेक्चर में जो बातें हमने पढ़ी वो मुख्तसरन आपको बताई गई। तो इसके साथ ही आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ। इन प्रॉब्लम्स की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, ये करने से होगी। अगर आप ये कहेंगे मुझे समझ आ गई है हमें और हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब तक आप खुद से इन चीज़ों को नहीं करेंगे, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, आपके लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होंगी। मेथड आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये लिमिटेड टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या लिमिटेड टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए अप्लाई की जा सकती है। कौन से फंक्शंस? जो इनपुट फंक्शन होता है उनके लिए। तो इसके साथ जा दीजिए, अल्लाह हाफिज।